ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। चर्चा लगातार जारी है। बीजेपी ने जो एक बड़ा टारगेट रखा है अपनी सीटों में इजाफा करने के लिए 24 के लिहाज से 51% वोट शेयर लेकर बीजेपी अगर चल रही है 24 के लिए, तो ये वोट शेयर आएगा कहां से, किन राज्यों से बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, इसी पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। और बात अब गुजरात की कर लेते हैं, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। गुजरात चुनाव में किस तरीके से बीजेपी जाएगी, उसके लिए आपको लोकसभा चुनाव के नतीजे देखने होंगे। 2019 के नतीजे ये कहते हैं कि बीजेपी यहां पर क्लीन स्वीप करती है। वोट शेयर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 62.21% गुजरात में बीजेपी का वोट शेयर रहता है। 26 सीटें हैं, 26 की 26 सीटों पर बीजेपी क्लीन स्वीप करती है। तो ये राज्य तो स्ट्रांग होल्ड है बीजेपी का, और यहां से एक बार फिर बीजेपी यही उम्मीद कर रही है कि गुजरात में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी। इसमें तो हर्षवर्धन जी कोई शक की गुंजाइश है नहीं कि 26 की 26 सीटें तो प्लस हो ही रही हैं बीजेपी के साथ। नहीं, निश्चित तौर पर इसमें कोई गुंजाइश होनी नहीं चाहिए, और गुंजाइश न होने की बड़ी सीधी सी वजह है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से कहें कि गुजरात और भारतीय जनता पार्टी ये पर्यायवाची हो गया है। मतलब कहते हैं कि चाहे आप गुजरात बोल दीजिए या भाजपा मॉडल बोल दीजिए, आखिर गुजरात मॉडल पे ही तो देश भर में नरेंद्र मोदी गए ना। तो जिस मॉडल को आप रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो मॉडल तो कम से कम साथ में रहेगा। तो मूल तो ये कि पर्यायवाची हो गए। दूसरा, 2000 जब ये विधानसभा चुनाव था 2018 का, तो उसमें अगर आप ध्यान करें तो उस वक्त गुजरात के चुनाव में जब एक तरह से कहें कि 2017 का जो सबसे कम सीटें हो गई थी 99 सीटें, तो एक बड़ी रोचक सी उसमें उस वक्त जब मैं देख रहा था कि अलग अलग विधानसभा में क्या है, तो भारतीय जनता पार्टी शहरी सीटों पर 1-1 लाख के अंतर से जीत रही थी। यानी उसको वोट कम मिले थे ऐसा नहीं है, लेकिन वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे। अब 45 से 50% मतदान के बीच में अगर कोई पार्टी पाती है तो ये वाला खतरा होता है कि आप शहरों में तो 1-1 लाख से 60,000 से 70,000 जीत रहे हैं, गांव में आप कम मार्जिन से सीटें हार जा रहे हैं, जो 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव में हुआ। लेकिन जब आप कहते हैं कि इस वाले में 22 वाले में क्या हुआ, तो 22 वाले में भारतीय जनता पार्टी ने कमाल किया, 50% के ऊपर जाती है, 1984 के माधव सिंह सोलंकी की जीत का रिकॉर्ड तोड़ देती है, और वहां सब शून्य हो जाते हैं। यही दिखा 2019 के लोकसभा चुनाव में, जब 62% से अधिक मत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हो गया। और यहां मैं एक बात कहूं, जब आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश गुजरात होगा कि नहीं, तो आप इसको यूं भी समझिए, राम तो सबके हैं ना भाई, राम सिर्फ उत्तर प्रदेश के थोड़ी ना है। और बताइए जरा, जो लोग कहते थे कि राम मंदिर की बात करना कम्युनल है, सांप्रदायिक है, वहां क्या क्या बना दो, जिनके नानी कहती थी कि नहीं नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, अब सब कह रहे हैं न्योता क्यों नहीं मिला, तो हिंदू क्या सोचेगा? उसको तो लगेगा कि यार बात तो भाजपा वाले सही कह रहे थे, इतने दिनों तक हमें विपक्ष के लोग गलत बता रहे थे। अब उसमें जाति क्या, क्षेत्र क्या, वर्ग क्या, कौन सा क्लास है, वो सब टूटेगा। और मुझे लगता है ये जो राम मंदिर है, इसको हम कहें कि ये जो सबके राम है, ये भाजपा का तो भला बहुत जम के करने वाले हैं। और इसी की बदौलत बीजेपी इसे भव्य समारोह भी बनाने जा रही है, एक बड़ा कार्यक्रम बनाने जा रही है। देवेंद्र, गुजरात पर चर्चा करें तो गुजरात में तो बीजेपी अपना स्ट्रांग होल्ड मानती भी है, और गुजरात में बीजेपी को हराना तो असंभव नजर आता है। अब बात वोट शेयर की है, 62% वोट शेयर रहा अगर पिछले लोकसभा के चुनावों में, तो इस बार बीजेपी इसे और बढ़ाने की कोशिश करेगी। प्राची, गुजरात के लिए बीजेपी का जो टास्क है और जो टास्क शीर्ष स्तर से प्रदेश अध्यक्ष को, गुजरात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को दिया गया है, वो टास्क ये है कि गुजरात में सभी 26 की 26 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त होनी चाहिए। इस टास्क के साथ वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष को तैयारी करने को कहा गया, और पूरा जो संगठन है गुजरात बीजेपी का, वो इसी पर काम कर रहा है। तो आप समझिए कि उसमें जीत से को लेकर पार्टी कितनी निश्चिंत है, मार्जिन को लेकर कितनी निश्चिंत है, बल्कि उससे आगे बढ़कर इस बार इनकी कोशिश है कि गुजरात की सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी, और क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ पे निर्दलीय चुनाव ही होता है, आम आदमी पार्टी ने पिछली बार विधानसभा चुनाव में कुछ माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन ग्राउंड में कोई इसका असर नहीं दिखा। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी सहित जो भी उम्मीदवार हों, सभी की जमानत जब्त हो, इस लेवल की तैयारी बीजेपी कर रही है, और यही उसकी प्लानिंग और कोशिश भी है। प्राची, समीर जी, कैसे संभव हो पाएगा? बीजेपी अगर ये प्लानिंग कर रही है कि 26 की 26 सीटें तो हम जीत लेंगे, लेकिन कांग्रेस को वहां और झटका दे, जो 31.11% उसका वोट शेयर नजर आ रहा है, इसमें भी झटका लगाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। निश्चित रूप से देखिए, गुजरात के अंदर तो कोई चुनौती नहीं है भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरह की। कांग्रेस किसी भी तरीके से अपने उम्मीदवारों की जमानत बचा ले, सम्मानजनक हार 26 सीटों पे पाले,
कांग्रेस का यही टारगेट होना चाहिए। और सिर्फ गुजरात की बात नहीं, आप गुजरात के बाहर देखोगे तो मध्य प्रदेश के अंदर भी ये स्थिति उत्पन्न हो गई है, राजस्थान के अंदर भी और छत्तीसगढ़ के अंदर भी। उत्तर प्रदेश भी गुजरात की ओर बढ़ चला है कि अब वहां पर योगी मॉडल जो है इस तरीके से लोकप्रिय हो चुका है। मोदी और योगी की जोड़ी इस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर परफॉर्म करेगी कि मुझे लग रहा है कि विपक्ष के लिए बची हुई सीटें जितना भी मुश्किल होगा, भारतीय जनता पार्टी 80 के 80 सीटें पे दावा कर रही हो सकता है 1-2 सीटें छूटे, 78 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने की स्थिति में पहुंच रही है। मध्य प्रदेश के अंदर छिंदवाड़ा की जो सीट थी जहां से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद थे, इस बार कहा जा रहा है कि अगर नकुलनाथ छिंदवाड़ा से लड़ते हैं तो वो चुनाव हार जाएंगे और इसलिए शायद कमलनाथ वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। राजस्थान में पिछले 2 चुनाव से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत रही है। छत्तीसगढ़ में जरूर कांग्रेस ने पिछली बार 2 सीटें जीती 11 में से। मुझे लग रहा है इस बार जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ का परिणाम आया है वहां पर भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। तो उत्तर भारत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। बस भारतीय जनता पार्टी को यह देखना है कि पिछली बार इन राज्यों में जो 1-1, 2-2 सीटें उनसे मिस हो गई थी, विपक्ष जीत गया था, वह किस तरीके से जीतना है, यह सबसे बड़ी चुनौती होगी। और फिर भी अभी मुझे लगता है कि बिहार एक बड़ा चुनौती रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो वहां पर लालू और नीतीश के गठबंधन और जिसमें कांग्रेस भी शामिल होगा, उससे कैसे पार पाती है। महाराष्ट्र के अंदर अभी जमीनी सेंटिमेंट बहुत ज्यादा बीजेपी के फेवर में नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और फिर बाद में भी जो सरकार का काम हो रहा है, मुझे लग रहा है उसके बाद महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतने की स्थिति में पहुंच रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा फोकस मुझे लग रहा है कि साउथ के राज्यों में करना चाहिए और जो भारतीय जनता पार्टी कर भी रही है, तेलंगाना हुआ, तमिलनाडु हुआ, केरल में भी भारतीय जनता पार्टी काफी इस बार मुझे मेहनत कर रही है, बेंगलोर हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ। तो इन राज्यों से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कुछ अच्छी सीटें आ जाए जिससे उसका जो टारगेट है 400 सीटों का वो अचीव किया जा सके। अब ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी 350 से ज्यादा कितने सीटें मिलती है उसके लिए कोशिश कर रही है। और रही बात 50% वोट बैंक की, तो उस दिशा में भारतीय जनता पार्टी का संगठन सक्रिय हो गया और मुझे लग रहा है कि जनवरी के मिड में या जनवरी के अंत तक बिहार और बंगाल और साउथ के जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी थी 2019 का, वहां के उम्मीदवार मुझे लग रहा है 80 से 90 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी इसी महीने जनवरी एंड तक जारी कर देगी। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारी कैसे और कितनी गंभीरता से वो 2024 के चुनाव को लेकर जा रही है। बिल्कुल, जो मुश्किल राज्य हैं भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, उन राज्यों पर भी आगे चर्चा करेंगे, बिहार की भी बात करेंगे, बंगाल की भी बात करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश का जिक्र अभी समीर जी की बातों में आया, तो मध्य प्रदेश में 24 के जनादेश को लेकर बीजेपी क्या तैयारी कर रही है वो आपको समझाएं। उससे पहले 2019 के आप नतीजे देख लीजिए। कुल 29 सीटें हैं और इन 29 सीटों में से 28 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। वोट शेयर अगर देखेंगे तो 58% वोट शेयर बीजेपी के साथ था और कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, जो छिंदवाड़ा की सीट है, जो मजबूत सीट कांग्रेस के लिए है कमलनाथ की वजह से। कांग्रेस का यहां पर जो वोट शेयर था वो 34.50% था। अब राहुल जी, जो 1 सीट की कमी रह गई थी बीजेपी की तरफ से छिंदवाड़ा को ना जीत पाना, इस बार क्या ये कसर बीजेपी पूरा कर पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से पार्टी का ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो जैसे मैं विधानसभा और लोकसभा चुनावों की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल मैं एक और साइड पे देता हूं। जैसे दिल्ली में जो है, अगर हम विधानसभा चुनाव 2015 की बात करें तो लगभग 33% जो वोट है वो बीजेपी को मिला था, लेकिन जब हम 2019 की बात करेंगे तो ये वोट शेयर जो है 56% हो गया था। तो यानी जब प्रधानमंत्री के नाम पर वोट होता है या प्रधानमंत्री के नाम पे बात होती है तो वोट शेयर लगभग जंप करता है। और मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में भी इस बार जिस तरह चुनाव लड़ा गया वो प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा गया, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया और इस तरह के जो विधानसभा के नतीजे आए हैं वो सबके सामने हैं। मुझे लगता है कि इस बार जो मध्य प्रदेश है वो इस बार 1 सीट जो कांग्रेस के पास है शायद वो भी कांग्रेस ना बचा पाए और मध्य प्रदेश में जो पूरी की पूरी सीटें 29 सीटें वो जो है वो भाजपा के पाले में जाएगी। देवेंद्र, मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा इस बार के विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं रहा। छिंदवाड़ा की जो सीटें हैं बीजेपी नहीं जीत पाई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी क्या रणनीति बना रही है कि 1 सीट की कसर को भी पूरा कर ले? और जिन लगभग 250 कमज़ोर सीटों का चयन किया गया था जहां पर बीजेपी को सफलता हासिल होने की उम्मीद थी, उनमें छिंदवाड़ा भी शामिल है और वहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि ओवरऑल विस्तारक योजना जो वहां पर चल रही है उसका ओवरऑल सुपरविजन करने की, और लगातार उनके दौरे भी हो रहे होते हैं। वहाँ पर ग्राउंड पे इस काम को किया गया है, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि छिंदवाड़ा इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर से ये बता रहा है कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को वहाँ पर मुश्किल हालात का सामना
करना होगा। अभी भी कमलनाथ के किले को भेदने में बीजेपी उस रूप में सफल नहीं हो पाई है। बीजेपी की जो सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पर वो ये कि कार्यकर्ता उस रूप में तैयार नहीं है कमलनाथ के सिस्टम से फाइट करने के लिए। और बीजेपी के कार्यकर्ता जो वहाँ पर हैं उनको राज्य में उनकी अपनी सरकार थी, बावजूद इसके उनको ये भरोसा नहीं था कि वो बहुत मजबूती से कमलनाथ के साथ लड़ सकते हैं। और उस लिहाज से वहाँ पर कार्यकर्ताओं का बेस बहुत कमज़ोर है बीजेपी का, छिंदवाड़ा की बात करें तो, और उसी को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है इस विस्तारक योजना के द्वारा। और केंद्रीय मंत्री लगातार वहाँ पर जा रहे होते हैं, तो पार्टी की अपनी पूरी कोशिश है कि छिंदवाड़ा के माहौल को बदला जाए, लेकिन वो टफ चैलेंज रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हर्षवर्धन जी, जो नई नवेली सरकार बनी है और जो कॉम्बिनेशन सेट करने की कोशिश मध्य प्रदेश में की गई है, जिसमें सवर्ण चेहरे को भी आप शामिल कर रहे हैं, आप यादव समाज को भी शामिल कर रहे हैं, ये बीजेपी के लिए मददगार साबित होगी सीटों के इजाफे के लिए? नहीं, स्वाभाविक तौर पर हो गए। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा कमाल का काम किया है और सचमुच ये मुश्किल है ये संतुलन साधना कि आपका एक वोट बैंक होता है जो आपको एक जगह ले जाकर खड़ा कर देता है, फिर आपको लगता है कि नहीं, यही आपकी एक तरह से लिमिट हो गई, सीमा हो गई। दूसरे राजनीतिक दल हैं जिस जाति के आधार पर खड़े होते हैं उसकी सीमा में वो रह जाते हैं। और एक बार कहें तो बहुजन समाज पार्टी ने कोशिश की थी उत्तर प्रदेश में, सत्ता में वो आई, लेकिन उसके बाद फिर उनका वो आधार नहीं रह पाया, यानी अपने उस जो बढ़ा हुआ आधार था उसको बचा नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी एकदम इसमें अलग केस स्टडी है और मुझे लगता है राजनीति के जो शोधार्थी हैं उनको शोध करना चाहिए कि जिन मतदाता समूहों को भारतीय जनता पार्टी के कट्टर दुश्मन जैसा माना जाता था उनको धीरे धीरे वो संतुलित करके अपने पक्ष में लाते हैं। और यहां पर वो काम करता है जो किसी और पार्टी को एडवांटेज नहीं। वो क्या काम करता है? वो काम करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वैचारिक और सामाजिक अधिकार। वो काम करता है संघ के अलग अलग संगठन जो विश्वविद्यालय से लेके, किसान संघ से लेके, मजदूर से लेके, महिला से लेकर हर जगह काम कर रहे होते हैं और उनके बीच से वो सामाजिक संतुलन लेकर आते हैं। बाद में वो राजनीतिक तौर पर भी एक हम कहें कि जो आउटपुट निकलता है वो राजनीतिक तौर पर भी लाभ देता है। भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरा बड़ा काम किया, नेतृत्व तो धीरे धीरे सभी वर्गों के पास जाए। यह नहीं हो सकता है कि कोई एक वर्ग है उसको आप लगातार मुख्यमंत्री बनाते रहें, वही सब तय करेंगे, ऐसा नहीं। उसको उन्होंने बड़ी तेजी में बदलाव किया और साथ ही अगर उनको कभी लगा कि ये एक वर्ग है जिसको लंबे समय से कुछ नहीं मिला तो उसको पहचान करके देते हैं। और दूसरे को अगर नाराजगी दिख रही है तो उसमें आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं मुलायम सिंह यादव को पद्म सम्मान दे दिया। अब कई लोग नाराज हुए, भारतीय जनता पार्टी के जो एकदम जबरदस्त समर्थक थे वो भी नाराज हुए, लेकिन मुलायम सिंह यादव ठीक है, उनकी एक छवि है, कारसेवकों पर उन्होंने गोली चलवा दी थी, माई समीकरण उनका था, एक समय मौलाना मुलायम कहा जाता था। लेकिन एक यादव मतदाता है जो मुलायम सिंह यादव को देश का सबसे बड़ा नेता मानता है, उसको आप क्यों बेवजह अपने खिलाफ खड़े करेंगे? तो भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के सामाजिक समीकरण साधे हैं जिसमें संघ की वैचारिक जो एक जमीन है वो उसको लाभ देती है। ऐसा ही सामाजिक समीकरण छत्तीसगढ़ में भी साधा गया है। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं और इन 11 लोकसभा की सीटों में से पिछली बार 9 सीटें बीजेपी ने जीती थी, यानी 2019 में 9 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था। 2 सीटें थीं जो कांग्रेस के खाते में गई थी। वोट शेयर की अगर आप बात करेंगे तो 50% वोट शेयर बीजेपी का रहा था और कांग्रेस का वोट शेयर 40% रहा था। इस बार एक कॉम्बिनेशन बनाया है सरकार का, आदिवासी चेहरे को प्रतिनिधित्व दिया गया है, मुख्यमंत्री का चेहरा एक आदिवासी चेहरे को बनाया गया है। अब इससे कितनी मदद मिलेगी समीर जी भारतीय जनता पार्टी को इन 2 सीटों पर भी कमल खिलाने के लिए? देखिए, निश्चित रूप से जिस हिसाब से विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन किया और उसके बाद जिस तरीके से कास्ट कॉम्बिनेशन को सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में ही नहीं, जो कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है उसमें भी देखने को मिला है कि सभी जातियों को और सभी लोगों को उन्होंने स्थान दिया। और आप देखिए, प्रदेश अध्यक्ष अभी सवर्ण वहाँ बना दिया छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है कि 11 की 11 सीटें हमें जीतना है और उसके लिए जैसा भी कास्ट कॉम्बिनेशन हमें सरकार के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में और संगठन में देना पड़े, मुझे लगता है उन्होंने उसकी पूरी तैयारी की थी। और 2 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी हारी थी उसमें से 1 सीट बहुत कम मार्जिन से हारी थी। तो मुझे लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ भारतीय जनता पार्टी का और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जिक्र किया था, जिसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है प्रदेश में डिलीवर करने के लिए, मुझे लग रहा है उसका बेनिफिट भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में होने वाला है। और महत्तरी योजना जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां शुरू की थी, मुझे लग रहा है उसका एक बड़ा इंपैक्ट लोकसभा चुनाव में पड़ने वाला है। तो यह तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो 2 सीटें छत्तीसगढ़ से जीती थी वह इस बार कांग्रेस हार जाएगी वहां पर और 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी वहां जीतेगी।
देवेंद्र, जिस तरीके से अप्रत्याशित नतीजे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिहाज से भी आए, इतने की उम्मीद तो बीजेपी को भी नहीं थी। अब ये 2 सीटों पर जीतने के लिए बीजेपी किस रणनीति पर काम कर रही है? जो एक फॉर्मूला सरकार का दिया गया, जो कास्ट इक्वेशन का ध्यान रखा गया है मंत्रिमंडल में भी, क्या वो मददगार साबित होगा? अपरा जी, पहली जो लाइन थी कि बीजेपी को उम्मीद नहीं थी, बीजेपी प्रदेश संगठन को उम्मीद नहीं थी। बीजेपी के शीर्ष स्तर पर अगर बात कर लें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, गृहमंत्री अमित शाह को, तो वो तो एकदम से श्योर थे कि छत्तीसगढ़ बीजेपी जीत रही है। और आपको हैरानी होगी ये जान के कि जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी का मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ था, वहाँ गृहमंत्री अमित शाह जब गए थे लॉन्च करने के लिए, तो उन्होंने प्रदेश के नेताओं से बोला कि भाई आप लोग चुनाव जीत रहे हो, पूरी ताकत लगाओ। ग्राउंड से हमारे पास फीडबैक है कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और बहुत आसानी के साथ जीत रहे हैं। तो पार्टी को बखूबी मालूम है कि ट्राइबल बेल्ट में खासतौर पर पार्टी ने जिस प्रकार से काम किया। दूसरी चीज़ कि महिला वोटर के अंतर्गत जो काम किया गया है, जो महतारी बंधन योजना को लेके जो फॉर्म भराया गया, उस माहौल को फिर से लोकसभा चुनाव में कैश कराने की कोशिश की जाएगी। और अब क्योंकि सरकार आ चुकी है तो अब उस योजना की डिलीवरिंग शुरू हो जाएगी। अभी तक तो सिर्फ वायदा था, अब उस वायदा को पार्टी धरातल पर उतारने लगेगी। और वहाँ पर एक तो महिला वोटर, दूसरा ट्राइबल। तो इस फैक्टर के सहारे बीजेपी को ये उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ की जो बाकी 2 लोकसभा सीटें रह गई थी, इस बार पार्टी की जीत वहाँ पर हासिल होगी। काशी, बिल्कुल, पूरे कास्ट कॉम्बिनेशन को राहुल जी साधा गया है। और ये कास्ट कॉम्बिनेशन क्या छत्तीसगढ़ वो प्रयोगशाला साबित हो सकता है बीजेपी के लिए कि वो 24 में इसका एग्जाम्पल दिखाकर कम से कम विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब तो दे सके अपने एक्शंस के जरिए? देखिए, जिस तरह से बात हो रही थी कि छत्तीसगढ़ में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा बीजेपी का, वो बिल्कुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इसमें एक फैक्टर जो है या एक थॉट ये था कि जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पे बीजेपी जो है बहुत अच्छा नहीं करेगी, लेकिन उसका बिल्कुल उलट हुआ। जहाँ तक ट्राइबल एरियाज़ का सवाल है, जहाँ तक उन सीटों का सवाल है जो कि ट्राइबल आरक्षित सीटें हैं, वहाँ पे बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। दोनों संभाग जो वहाँ पर हैं ट्राइबल बड़े बड़े, उन सारे संभागों में, ना केवल वहाँ पर जो मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पर भी बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। उससे ये साफ लगता है कि एक वहाँ पर सोच बदली है। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो धर्मांतरण का जो पूरा मुद्दा है वो ट्राइबल एरियाज़ में किस तरह से जो है बहुत प्रमुखता से हमने चुनावों के दौरान देखा कि उस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी। और वो एक कारण था कि जिसके कारण बीजेपी या फिर आरएसएस के जो प्रयास हैं वो सफलता उसको मिली ट्राइबल एरियाज़ में, और उसके कारण वोट जो है बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुआ। तो एक तरह से वहाँ का जो समीकरण है, या आप जातीय समीकरण बोल लें, उसे एरिया वाइज समीकरण बोल लें, तो वो जो है बीजेपी साधने में कामयाब रही है। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के नतीजे जो हैं बिल्कुल उलट आए और जो बहुत सारे लोग आंकलन लगा रहे थे उससे अलग आए। ये जो +2 की कसर रह गई थी हर्षवर्धन जी, क्या ये +2 मानकर चले भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ सकती हैं और इजाफा हो सकता है सीटों में? देखिए, अगर विधानसभा चुनाव के लिहाज से कहेंगे तो निश्चित तौर पर ये संभावना बढ़ गई, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी 2018 का विधानसभा चुनाव हार गई थी, तब नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल लोकसभा चुनाव में उसको ऊपर खड़ा कर दिया। हालांकि तब दोनों पार्टियों का जो अंतर था वो बहुत नज़दीकी मामला था। वो जिसको कहें कि इतना भी आसान नहीं था कि अगर आप कहें तो वैसे देखने में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन चूंकि आमने सामने की पार्टियां थीं और 40-41% कोई पा रहा है तो वो सीटें हासिल कर सकता है। ऐसा नहीं होता है कि आप 52% या 51% वोट पा गए तो क्लीन स्वीप करेंगे, यानी 11 की 11 सीटें। फिर भी 9 सीटें भाजपा जीती। अब जो विधानसभा से उसको एक तरह से कहें कि ताकत मिली है, नया नया मुख्यमंत्री है, 6 महीने में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है, सारी योजनाएं जो उन्होंने कही थी वो उसको लागू करने की बात कर रहे हैं, उसमें आदिवासी, पिछड़ा और या कहें कि सभी का वोट, सवर्णों को उन्होंने नहीं छोड़ा है। तो कुल मिलाकर कहें तो जो लोकसभा का चुनाव है, कांग्रेस के लिए कोई भी सीट बचा पाना, जीत पाना नहीं मैं कह रहा हूं, बचा पाना, वो बहुत मुश्किल होगा। तो देखिए, ये वो राज्य हैं जिसमें बीजेपी मजबूत मानी जाती है और इन राज्यों से बीजेपी इजाफा करेगी। गेन की सिचुएशन में बीजेपी अपने आप को समझ रही है। लेकिन आगे एक छोटे से ब्रेक के बाद उन राज्यों की भी हम चर्चा करेंगे जिसमें बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं। महाराष्ट्र, बंगाल और बिहार, यहाँ बीजेपी की रणनीति क्या रह सकती है, कितनी सीटों की गुंजाइश बीजेपी के लिए है, इस पर होगी आगे चर्चा। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए कहानी।